आज हम बात करेंगे व्हाट इज सिक्योरिटी मेजरमेंट टेकन टू द प्रोटेक्ट द सिस्टम। ठीक है ना, मतलब क्या कहने का मतलब क्या हुआ, कौन कौन सी सिक्योरिटी मेजरमेंट है जो किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ कर। सिस्टम मतलब क्या, कंप्यूटर। ठीक है ना, किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसको, किसी भी सर्वर को, किसी भी चीज़ को हम कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला आता है आपका ह्यूमन। ह्यूमन इन द सेंस हम लोग। ठीक है ना, ह्यूमन का नाम क्यों दिया गया यहाँ पे, क्योंकि obvious सी बात है कि आपको मैंने कल ही बताया था कि मशीन खुद वर्क नहीं करती है। मशीन को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो मशीन क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देने का मतलब क्या, मशीन को हम बताते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, या फिर कीबोर्ड से हम उसको इनपुट देते हैं तो जाकर उसकी प्रोसेसिंग होती है और हमें आउटपुट मिलता है। ये हमेशा ही होता है। इवन हम कह सकते हैं कि मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के बाद ही वर्क कर सकते हैं, विदाउट इंस्ट्रक्शन कोई मशीन वर्क नहीं करता। बट एज ए ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन ही ऐसा इंसान होता है जो किसी मशीन को इनपुट देता है। ठीक है ना, किसी मशीन को इनपुट देता है उस पर काम करने के लिए, या फिर ह्यूमन होता है जो उसको ऑपरेट करता है, या ह्यूमन होता है जो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है मशीन के थ्रू। तो हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली, अब कहीं भी सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी मतलब आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा की उसकी इंटीग्रिटी एंड उसकी अवेलेबिलिटी क्या रहे, हमेशा उसकी मेंटेन रहे। और साथ ही साथ वो इन सब पॉइंट के थ्रू, इन सब के थ्रू जो भी मेजरमेंट हम यूज़ करें इन सब के थ्रू किसी भी सिस्टम को, किसी भी नेटवर्क को, किसी भी डेटा को, या किसी भी चीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले बात करेंगे ह्यूमन की। हम बेसिकली ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन मतलब हम लोग। ठीक है ना, ह्यूमन मतलब हम लोग होते हैं। हम लोग का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान जो इंसान मशीन को ऑपरेट करता है। ठीक है ना, या जो इंसान मशीन को साथ वर्कआउट करता है। तो हम बात करेंगे इसमें अगर, तो दो टाइप्स के ह्यूमंस होते हैं। पहला होता है ऑथोराइज्ड पर्सन। पहला आपका होता है ऑथोराइज्ड पर्सन। ठीक है ना, दूसरा आपका होता है इसमें यूजर, यानी एज अ हम लोग। और तीसरा होता है इसमें अनऑथोराइज्ड पर्सन। अनऑथोराइज्ड पर्सन क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन की कैटेगरी होती है। ह्यूमन सेंस कि ह्यूमन आपका अटैकर भी हो सकता है, ह्यूमन आपका ऑथराइज पर्सन भी हो सकता है, ह्यूमन आपका एज अ यूज़र भी हो सकता है। ठीक है ना, यूज़र मतलब उस डेटा को पे काम करने वाला, उस मशीन को यूज़ करने वाला, उस सिक्योरिटी को मेंटेन करने वाला। ठीक है, या उससे कोई डिमांड है उसको फुलफिल करने वाला। ऑथराइज्ड मतलब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात कर लो, आप फाइल की बात कर लो, फोल्डर की बात कर लो, या उस पर्टिकुलर एरिया की बात कर लो, उसकी सारी सिक्योरिटी मेजरमेंट कौन करता है, ऑथराइज्ड पर्सन करता है। अनऑथराइज्ड मतलब आपका अटैकर या हैकर हो गए, जो कभी भी किसी भी सिस्टम पे या सिक्योरिटी को हैक करने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम डेटा उस पर एक्सेस कर सकें और डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्ट्रॉय वो कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर ऑथराइज पर्सन है तो क्या। ऑथराइज का मतलब होता है कि उसको फुली नॉलेज है, फुली ऑथराइज्ड है कि कैसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल आपको मैं ये दूंगी, जैसे हमारे कॉलेज, हम कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज के एग्जाम्पल बताते हैं। हमारे कॉलेज में क्या है, अकाउंट ऑफिस है। ठीक है ना, हमारे कॉलेज में अकाउंट ऑफिस है। ठीक है, मैनेजमेंट का ऑफिस है, एचओडीज का ऑफिस है। ठीक है ना, फैकल्टी का ऑफिस है। इवन जो भी जहाँ वर्कआउट असाइन किया गया वो हमें काम करता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ अकाउंट वालों को पूरी अथॉरिटी होती है, पूरी ऑथराइज पर्सन होते हैं वो किसी भी बच्चे का अकाउंट को मैनेज करने के लिए, किसी फैकल्टी अकाउंट को मैनेज करने के लिए। ठीक है ना, उस अकाउंट को ना ही कोई फैकल्टी मैनेज कर सकता है, ना ही कोई स्टूडेंट मैनेज करता है, ना ही कोई और अथॉरिटी मैनेज कर सकती है। वो सिर्फ अकाउंट वाले ही मैनेज कर सकते हैं, कोई और मैनेज नहीं कर सकता है। ठीक ऐसे ही लाइब्रेरी का मान सकते हैं, स्टोर का मान सकते हैं, किसी भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप कॉलेज में। तो हर एक चीज़ के ऑथराइज पर्सन होते हैं, उसके अलावा कोई भी उस डेटा को एक्सेस नहीं करता है, या उन्हें उस चीज़ से मतलब नहीं होता है कि वहाँ पे क्या सामान, कितनी किताबें की डिमांड थी, कितनी किताब मार्केट से आई हैं, कितनी नहीं आई, कितना परचेज हुआ है। ये सारी डिटेल्स के बाद ऑथराइज पर्सन के पास होती है। इवन अगर वो किताब किसी को इशू करना भी चाहता है तो वही इशू कर सकता है। एज अ फैकल्टी हम जाके किताब खुद से इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, बिना उसकी परमिशन के, बिना उसके नॉलेज में हम कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। इसी को हम बोलते हैं ऑथराइज पर्सन। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी मतलब क्या, उस पूरे चैनल को, उस पूरे सर्वर को, पूरे नेटवर्क को कोई पर्सन जो होता है ऑथराइज्ड पर्सन उस सिक्योरिटी को मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है, कोई भी अनवांटेड पैकेट्स आता है नेटवर्क पे, अनवांटेड एक्सेस होती है, तो वो उस एक्सेस को रोकता है। साथ साथ आपके पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे सर्वर को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को ऑथराइज करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो चीज़ें दोबारा ना हो। ठीक, उसे हम बोलते हैं ऑथराइज्ड पर्सन। अब बात करते हैं यूज़र की। यूज़र मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऑथराइज पर्सन है, वहाँ पे आपको वर्क असाइन किया गया है, तो
एज ए यूज़र अगर मुझे अकाउंट की डिटेल चाहिए होगी, मुझे स्टोर की डिटेल चाहिए होगी, लाइब्रेरी की डिटेल चाहिए होगी, तो एज ए यूज़र मैं वहाँ पे वर्क करती हूँ, मैं जाती हूँ, उनसे डिमांड करती हूँ मुझे ये किताब चाहिए, ठीक है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए, तो मुझे वो चीज़ मिलती है वहाँ से, ठीक है ना, एज ए यूज़र मैं वर्क करती हूँ। अगर मैं अनऑथराइज पर्सन की बात करूँगी, वहाँ पे अनऑथराइज पर्सन का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा पर्सन जो बिना नॉलेज के, जो भी ऑथराइज पर्सन उसके बिना नॉलेज के उसके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है। जैसे मान लो मैं पर्सनल लैपटॉप हुआ या पर्सनल कंप्यूटर हुआ या पर्सनल मोबाइल फ़ोन हुआ, मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे डेटाज रखे हैं, मैंने उसको मैनेज किया है, यानी मैं ऑथराइज हूँ अपने फ़ोन को एक्सेस करने के लिए। अगर कोई भी उसके अलावा मेरे फ़ोन के डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है या देखने की कोशिश करता है, वो क्या हो गया, अनऑथराइज्ड, क्योंकि वो मेरी नॉलेज में नहीं है, इसी को बोलते हैं अनऑथराइज पर्सन। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं फिशिंग की। तो फिशिंग का मतलब क्या होता है, कल बताया था आप लोगों को, फिशिंग का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई भी पर्सन या फिर कोई भी अटैकर या हैकर किसी भी पर्सन की एक्टिविटी को वर्कआउट करता है या देखता है क्या वर्कआउट कर रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग उसके साइट पर, उसके पर्टिकुलर सोशल मीडिया पेज पर या किसी पेज पर अट्रैक्टिव लिंक भेजता है, जिसको ओपन करता है, ओपन करने के बाद उसको जाल में फंसा लेता है और सारे डिटेल वहाँ से एक्सेस कर लेता है, इसको बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग जो होता है, ये भी क्या होता है, फिशिंग आपका एक तरह से फिशिंग के थ्रू हम अपने सिक्योरिटी को मैनेज भी कर सकते हैं और फिशिंग के थ्रू किसी सिक्योरिटी को ब्रेक भी हम कर सकते हैं। ब्रेक कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपको ईमेल आता है बहुत सारा कि आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिया, आपने 1 लाख जीत लिया है, आपने कौन रिकॉर्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, आपका नाम आ गया है, या आप इस ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ली हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है मेल पे, आपने कभी ध्यान दिया होगा, वो सारे ईमेल्स ऐसे होते हैं जो कभी ना कभी हमने शायद कोई फॉर्म भरा था, शायद हमने कभी करोड़पति में पार्टिसिपेट कर लिए फॉर्म भरा था, या कुछ ना कुछ ऐसे किया था, तब जाके वो मैसेज हमारे पास आता है। वो क्या करते हैं, वो लोग सर्वे करते हैं सारे यूजर्स पे कि मल्टीपल या नंबर ऑफ यूजर कितने हैं जो अट्रैक्टिव साइट को विजिट करते हैं पर डे या पर वीक या पर मंथ के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग वो उनके ईमेल आईडी पे लिंक सेंड करते हैं। और जैसे ही आप लिंक सेंड करेंगे, वो लिंक जो आप ओपन करेंगे बिल्कुल आपको ओरिजिनल साइट के जैसा ही दिखता है, बिल्कुल लगता है ओरिजिनल साइट है, बट एक्चुअल में ऐसा वो नहीं होता है, ठीक है ना। वहीं से को हम बोलते हैं फिशिंग करना। फिशिंग के थ्रू भी क्या करते हैं, हम किसी भी सिक्योरिटी को डैमेज कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कैसे कर सकते हैं, अगर हमारा सर्वर है, हमें उसे प्रोटेक्शन करना है, हमें उसे सिक्योरिटी सेव करना है, तो हम क्या करते हैं, अपने सर्वर पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं, ताकि जो भी अटैकर या हैकर आए एक्सेस करने की कोशिश करे, वो उसको डुप्लीकेट साइट ओपन करे, जिसके थ्रू मैसेज को एक्सेस भी नहीं कर पाए और हमें पता भी चल जाए। इस तरह आप प्रोटेक्शन भी दे सकते हो। फिर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। लिखा है द सिस्टम मस्ट बी प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द accidental or purposeful security because the operating system are always used to protect our computer and system। हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। बिना इसके कोई भी कंप्यूटर वर्क नहीं करता है, बिना इसके कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता। मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं, उसमें एंड्रॉयड का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना, आपको पता होगा। डिफरेंट फ़ोन में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। अगर हम सिस्टम की बात करें तो वहाँ भी विंडोज़ के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, आपके सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करते हैं। साथ साथ आपको कोई प्रॉब्लम इशू रिजॉल्व होता है रिगार्डिंग टू द सिस्टम, रिगार्डिंग टू द एनी सॉफ्टवेयर, उसको भी नोटिफाई वो करते हैं। तो हम किसी भी ऑपरेटिंग यूनिक्स के थ्रू, लाइनक्स के थ्रू, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू भी अपने हम डेटा को, अपने उस इंफॉर्मेशन को सिक्योर सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं नेटवर्क की। नेटवर्क में एक चीज़ लिखा है, लिखा नेटवर्क शुड बी प्रॉपर्ली सिक्योर अगेंस्ट द सच अटैक। हमेशा जो हमारा नेटवर्क होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर सर्वर यूज़ किया जाता है। सर्वर मतलब क्या, जिसके थ्रू हम नेटवर्क एक्सेस करते हैं और यूज़ करते हैं। उस पर्टिकुलर सर्वर के थ्रू क्या होता है, नेटवर्क में हम सिस्टम एक्सेस करते हैं, डेटा एक्सेस करते हैं, प्लस हम सेफली अपने डेटा के पैकेट्स को आउटसाइडर सेंड कर सकते हैं, इनसाइडर मंगा सकते हैं। ये सारे काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। नेटवर्क सिस्टम में सारे नेटवर्क को मैनेज करने की टेक्निक होती है, सारे डेटा को मैनेज करने की टेक्निक होती है, आउटगोइंग इनकमिंग जितने पैकेट्स होते हैं उस पर वो वर्कआउट करता है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज सिक्योरिटी मेजर या व्हाट इज सिक्योरिटी मेजरमेंट टू प्रोटेक्ट द सिस्टम, क्या लिख सकते हैं हम, इतने सारे पॉइंट, इतने सारी चीज़, ह्यूमन, फिशिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, ये सारे यूज़ किए जाते हैं किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्शन देने के लिए, या किसी भी सर्वर को, किसी भी नेटवर्क को, डेटा को प्रोटेक्शन देने के लिए। साथ साथ ये हमें अनऑथराइज्ड पर्सन से भी बचाते हैं और हमें अनऑथराइज्ड पर्सन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मार्केट प्लेस वल्नरेबिलिटी।
नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट प्लेस वल्नरेबिलिटी। तो बताया था मैंने आपको वल्नरेबिलिटी क्या होती है। वल्नरेबिलिटी मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर का वीक पॉइंट या फिर कॉपी फॉर्म जिस पे कोई भी अटैकर वर्क करता है, वर्क करने के बाद उस सॉफ्टवेयर पे वो एक्सेस कर सकता है डेटा, मैनेज कर सकता है डेटा को, ठीक है ना, जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है। हम बात करते हैं मार्केट प्लेस वल्नरेबिलिटी। मार्केट प्लेस वल्नरेबिलिटी मार्केट प्लेस वल्नरेबिलिटीज क्या होता है, देखिए तो लिखा है द वल्नरेबिलिटी में ऑल्सो रिफर टू एनी टाइप ऑफ वीकनेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। बताया मैंने कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की वीक पॉइंट पे वर्क करता है, वल्नरेबिलिटी को बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। मान लीजिए कि आपको पता है कि आपका जो सिस्टम है वो अपडेट नहीं है, ठीक है ना। अपडेट नहीं मतलब क्या, हम लोग अपना फ़ोन अपडेट क्यों करते हैं, बस ये बात है, हम फ़ोन अपडेट क्यों करते हैं, अपडेशन क्यों आता है हमारे फ़ोन में, हर मंथ व्हाट्सएप पे अपडेट आता है, फेसबुक पे अपडेट आता है, फ़ोन का अपडेट आता है कि अपने फ़ोन को अपडेट करें। अपडेशन का मतलब क्या होता है, अपडेशन का मतलब ये होता है कि आपके फ़ोन को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना। अगर आप अपडेट नहीं करोगे अपने फ़ोन को तो कोई भी अटैकर, हैकर जो भी होगा, अगर अपग्रेड होगा आपसे तो आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसका मिसयूज़ कर सकता है। इसीलिए अपडेशन जब भी आता है तो हमें अपने सिस्टम को अपडेट करना चाहिए ताकि हमारे सिस्टम की प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक है। तो यहाँ बात ये कर रहा है कि अगर मान लीजिए अपडेट नहीं करते हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ वीक पॉइंट्स हो जाएंगे, कुछ ऐसी कमी उसमें हो जाएगी जिसपे अटैकर आराम से अटैक करके हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है। फिर लिखा है वल्नरेबिलिटी इज अ साइबर सिक्योरिटी टर्म दैट रिफर टू द फ्लाइंग सिस्टम दैट कैन बी लीव द ओपन अटैक। मतलब क्या करता है, पहला पॉइंट ओपन अटैक जो भी होता है, ओपन अटैक जो भी होता है ये वल्नरेबिलिटीज के थ्रू होता है, मतलब वीक पॉइंट के थ्रू होता है, जो कि कौन करता है, ये अटैकर करता है। जो भी आपका अटैकर है वो क्या करता है, इसके थ्रू अटैक करता है और डेटा को एक्सेस करता है, एक्सेस करने के बाद उसका मिसयूज भी कर लेता है। फिर लिखा है both national security agency and a criminal hide the certain software vulnerabilities from the both user and the original developer. This type of vulnerability is known as a zero day exploit vulnerability। मतलब क्या बोलते हैं, एक और होता है आपका zero day vulnerabilities। क्या होता है जीरो डे, ये तो आप मार्केट मतलब क्या, मार्केट प्लेस वल्नरेबिलिटी मतलब क्या, कि ऐसी वल्नरेबिलिटीज, ऐसे सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज या कमी जो कोई भी यूजर या कोई भी हैकर या अटैकर उसको हाइड करते हैं, हाइड करने के बाद उसका मिसयूज करते हैं और डेटा एक्सेस कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे जीरो प्लेस वल्नरेबिलिटी की, जीरो डे वल्नरेबिलिटी की। जीरो डे का मतलब क्या होता है, जीरो डे का मतलब बता रही हूँ आप लोग क्या होता है। जीरो डे वल्नरेबिलिटी, जीरो डे वल्नरेबिलिटीज क्या है, ZERO, जीरो डे, जीरो डे vulnerabilities। जीरो डे vulnerabilities क्या मतलब होता है, जब कभी भी, देखिए क्या मतलब इसका होता है, जब कभी भी मार्केट में, जब कभी भी मार्केट में कोई सॉफ्टवेयर क्या होता है लॉन्च किया जाता है, ठीक है ना, कोई सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं लॉन्च करते हैं, लॉन्च होने के बाद क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ कमी होती है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ कुछ डिफेक्ट होता है सॉफ्टवेयर में। जो डेवलपर होता है वो तो बता देता है कि हाँ क्या डिफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी अटैकर या हैकर को, हैकर या अटैकर ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप, मान लीजिए कोई डेवलप किया है, ठीक है ना, वो क्या करता है, जो उसमें कमी या प्रॉब्लम्स होती है उसको हाइड कर लेता है। मतलब क्या करता है, मार्केट में लॉन्च करता है, उसके बाद क्या करता है, उसको उसकी जो वीकनेस होती है, वीकनेस जो भी होती है उसमें, उसको क्या करता है वो हाइड कर लेता है फ्रॉम डेवलपर, फ्रॉम डेवलपर एंड यूज़र, फ्रॉम डेवलपर एंड यूज़र। क्या मतलब हुआ, पूछा था एग्जाम में व्हाट इज जीरो डे वल्नरेबिलिटी, बोलेंगे क्या, व्हेन वी टॉक अबाउट द जीरो डे वल्नरेबिलिटीज इट मीन्स द अटैकर एंड हैकर hide the weakness of software and hide the problem of that software from the user and developer, and after that
use that software for the particular या normal user to access the confidential data। ठीक है ना, आप ये बोल सकते हो कि क्या करता है वो, किसी भी सॉफ्टवेयर की वीक पॉइंट को हाइड करके उसको मार्केट में लॉन्च करता है, जिसके थ्रू डेवलपर को पता नहीं चलता है क्या वीक पॉइंट है, प्लस यूजर को नहीं पता चलता क्या वीक पॉइंट है, और फिर वो वीक पॉइंट पे वर्कआउट करता है, वर्कआउट के बाद सारे डेटा को एक्सेस वो कर लेता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो डे वैल्युबिलिटीज। पूछा आता है, आप क्विज में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज जीरो डे वैल्युबिलिटीज, क्या बोलेंगे आप, जीरो डे वैल्युबिलिटीज टॉक अबाउट द मार्केट प्लेस वैल्युबिलिटीज एंड इट ऑल्सो टॉक अबाउट द व्हेन डेटाज and when weakness is hide from the user and developer, then we say that कि it's occur a zero day vulnerabilities। ठीक है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे जितने क्रिमिनल्स होते हैं, जो भी अटैकर हैकर क्रिमिनल्स होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, जीरो डे वैल्युबिलिटी से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, नॉर्मल यूज़र नहीं करते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल अटैकर नहीं, जितने क्रिमिनल्स होते हैं, क्राइम करना होता है, वो सारे इस वैल्युबिलिटी से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंट्रोल हाईजैकिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंट्रोल हाईजैकिंग। कंट्रोल हाईजैकिंग, कंट्रोल हाईजैकिंग। ठीक है ना, हाईजैकिंग मैंने पढ़ाया था आप लोगों को क्या होता है। ठीक है ना, हाईजैकिंग पढ़ाया था क्या होता है आप लोगों को। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल हाईजैकिंग मतलब क्या, कि हाईजैकिंग का मतलब क्या होता है। हाईजैकिंग का मतलब होता है, हाईजैकिंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक इन विच अटैकर टेक कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेशन। बताया था मैंने क्या होता है, कि कोई भी अटैकर जो होता है उस पूरे कम्युनिकेशन चैनल पे अटैक करता है, कमांड ले लेता है, ताकि वो उस पूरे सिस्टम को क्या कर सके, ऑपरेट कर सके, और साथ साथ उसका मिसयूज भी वो कर सके। ठीक है, लिखा इन हाईजैकिंग ऑल्सो नोन एज द मैन इन मिडिल अटैक। व्हाट इज मैन इन मिडिल अटैक, मैं बताया था आप लोगों को, जब कोई भी मान लीजिए ए है, कोई भी ए है और कोई भी बी है, कोई भी ए या बी है, जो आपस में किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल का यूज करके आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं नेटवर्क के थ्रू, देन कोई भी अटैकर अगर इनके डेटा को या कम्युनिकेशन चैनल को हैक कर देता है और डेटा एक्सेस कर लेता है, फिर उसको चेंज भी कर देता है, उसी को हम बोलते हैं मैन इन मिडिल अटैक। या उस पूरे कम्युनिकेशन चैनल को हैक करने के बाद खुद एज ए या बी बनकर या सेंडर रिसीवर बनकर कम्युनिकेट करता है, तो भी उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल हाईजैकिंग। मतलब क्या, उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल को हाईजैक कर लिया, हाईजैक करने के बाद खुद सेंडर रिसीवर बन गया और आपस में कम्युनिकेट करने लगा। ठीक है ना, ये बोलने का मतलब हुआ। कंट्रोल हाईजैकिंग जो होता है, बेसिकली हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने आपको हाईजैकिंग पढ़ाया था, उसमें बताया था जो भी अटैकर्स होते हैं, जो भी आपके बेसिकली जो अटैकर होते हैं, मेनली किसी भी सर्वर को हैक करने की कोशिश करते हैं, किसी नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करते हैं, ताकि डेटा को वो ऑपरेट कर सके, डेटा को मैनेज कर सके, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को वो कर सके। ठीक है ना, इसमें बेसिकली होता है क्या है, द अटैकर दे इंटरप्ट द मैसेज इन अ पब्लिक की एक्सचेंज एंड देन retransmit them, substituting their own public key for the request one, so that the two original parties still appear to be communicating with each other directly. What do you mean of this sentence? When we talk about the two peoples and when we talk about the attacker is basically motive of they hack the communication channel, and after that change the public key, and public key share between the two us A and B, and when they are access that public key, they are never know that the message and communication channel accessed by the unauthorized person. It's called a control hijacking. Then after that, the attacker used a program that appear to be a server to the client and appear to be a client to the server. That that program and that message are appear between the two us, the sender and receiver, and we say about the client and server. When both have communicate over the network and communication channel, they never know about that the attacker is there and attacker is access of that communication channel and messages. So we are never know that what is actually done about by attacker and what is actually hacked by the attacker and what is actually the message content of the attacker. So we are very unaware of that situations, and we are very unaware of that communication channel, and it is very dangerous because when two people are talking about the communication channel,
it know that share the type of the messages and type of the confidential messages, just like a informative message, just like a confidential message, just like a government message. So when we talk about the two peoples and attacker, they are very dangerous to access that of communication channel. हम क्या करेंगे, अब फिर बात क्या करेंगे, हम गोल की बात करेंगे, गोल ऑफ कंट्रोल हाईजैकिंग, गोल ऑफ कंट्रोल हाईजैकिंग, ठीक है ना, क्या गोल है, क्यों क्यों मोटिव क्या था इसे करने का, हाईजैक करने का। पहला पॉइंट है इसका, पहला है टेक ओवर द, पहला पॉइंट है टेक ओवर द, टेक ओवर द टारगेट मशीन, टेक ओवर द टारगेट मशीन। सेकेंड पॉइंट है इसका एग्जीक्यूट आर्बिट्री कोड on target by hijacking applications, control flow, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, इसका मोटिव क्या होता है, मोटिव ये होता है, अब जैसे हाईजैकिंग बताया मैंने आपको, हाईजैकिंग क्या होता है, बेसिकली हाईजैक मतलब किसी भी कम्युनिकेशन जगह को हाईजैक करके कुछ कम्युनिकेट करना। कंट्रोल हाईजैकिंग मतलब कि उस पर पूरा आपका कंट्रोल आ जाता है, आप जैसे जो चाहते हो आप यूज़र के सेंडर के थ्रू करा सकते हो, आप एज ए अटैकर वहाँ पे पीयर कर सकते हो, एज ए अटैकर आप उस कॉन्फिडेंशियल मैसेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसकी इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एज ए अटैकर आप उस पूरे कम्युनिकेशन जगह पे वर्कआउट कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, गोल क्या होता है कंट्रोल हाईजैकिंग का, इसका गोल क्या होता है, टेक ओवर द टारगेट मशीन, मतलब क्या, जो भी आपने कम्युनिकेशन जगह को टारगेट बनाया है या किसी नेटवर्क को टारगेट बनाया है, किसी सर्वर को टारगेट बनाया है, आपका मोटिव क्या है, उस पर्टिकुलर सर्वर को या नेटवर्क को हाईजैक कर लेना, उसको टेक ओवर कर लेना। टेक ओवर का मतलब पूरा का पूरा कमांड अपने हाथ में लेते आना। सेकेंड पॉइंट लिखा है एग्जीक्यूट द आर्बिट्री कोड ऑन द टारगेट बाय हाईजैकिंग द एप्लीकेशन कंट्रोल फ्लो, मतलब क्या, हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है कोई भी ऐसा कोड, कोई भी आर्बिट्री कोड, मतलब पब्लिक की हम यहाँ शेयर कर रहे थे, कोई भी ऐसा कोड हमें क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है, जिसके थ्रू हम टारगेट मशीन पे या टारगेट जो भी हमारा टारगेट है उसमें हम कमांड कर सकें, उसमें डेटा का फ्लो कर सकें अपने अकॉर्डिंग। प्लस जब डेटा का फ्लो वहाँ पे होता है तो ना सेंडर को पता चलता है ना रिसीवर को, इसका भी ध्यान रखते हैं हम कि इन दोनों को पता ना चले कि हमारा डेटा का फ्लो वहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कंट्रोल हाईजैकिंग, कितनी तरह से हम कंट्रोल हाईजैकिंग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल हाईजैकिंग, टाइप्स ऑफ कंट्रोल हाईजैकिंग, टाइप्स ऑफ कंट्रोल हाईजैकिंग, ठीक है ना। पहला होता है आपका, पहला होता है बफर ओवरफ्लो अटैक, ठीक है। दूसरा होता है आपका इंटीजर ओवरफ्लो अटैक, इंटीजर ओवरफ्लो अटैक। तीसरा होता है आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग वैल्युबिलिटी, फॉर्मेट स्ट्रिंग वैल्युबिलिटी, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ ऐसे देखो तो, अगर हम बात करें बफर ओवरफ्लो अटैक की, हम क्या बोल रहे हैं, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं बफर मतलब होता है क्या, बेसिकली अगर बफर की बात करें, बफर का मतलब, बफर वर्ड हम सुनते कहीं भी
हमारे दिमाग में क्या चीज़ आता है, एक तरह का कंटेनर, एक तरह का कंटेनर होता है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे क्या होते हैं, डेटाज होते हैं, बहुत सारे क्या डेटाज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डेटाज होते हैं। अब डेटा का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ओवरफ्लो होता है, आपको दिख रहा है डायग्राम, कहीं ना कहीं डेटा का क्या होता है, ओवरफ्लो होता है, ठीक। मतलब क्या एक कंटेनर है, इसमें क्या है, ये हम क्या बोल सकते हैं इसको, बफर फ्लो, बफर ओवरफ्लो हो सकते हैं, बफर ओवरफ्लो, ठीक है। डेटा बोल सकते हो और रिक्वेस्ट बोल सकते हो, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर कोई कंटेनर मतलब होता है क्या, कंटेनर मतलब ये होता है जहाँ पे आपका पॉपअप स्टैक का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम फीफो का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम एक ऐसे कंटेनर का यूज़ करते हैं जहाँ पे अगर नेटवर्क में प्रोसेसिंग में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो हमारे सारे रिक्वेस्ट बफर में चले जाते हैं, ठीक है ना। बफर में जाने के बाद जब उनका टाइम आता है, जब वो एग्जीक्यूट, बफर के सारे डेटा एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ये सब कुछ एग्जीक्यूट होने के बाद टाइम मिलता है जब उन्हें, तो फिर से बफर क्या होता है, आपका भर जाता है, फुल हो जाता है, और फिर से आप डेटा एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है, बफर फिल होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, फिर फिल होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। ओवरफ्लो कब होता है, जब बहुत ज़्यादा उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट उसके पास चली जाती है, बहुत ज़्यादा, तो उस समय क्या होता है, बफर ओवरफ्लो होने लगता है। कैपेसिटी का मतलब, और उस कंटेनर की कैपेसिटी 100 रिक्वेस्ट की है, 1000 रिक्वेस्ट की है, या 2000 रिक्वेस्ट की है, या 10,000 रिक्वेस्ट की है, तो वो उसकी कैपेसिटी होती है। उसके बाद इतने रिक्वेस्ट एट ए टाइम पे प्रोसीड हो सकते हैं या प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। बट अगर उसके पास एट टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट चला आता है, 100 टाइम्स एग्जीक्यूट या 1000 टाइम रिक्वेस्ट आता है, तो क्या होता है, वो उसका एग्जीक्यूशन होने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। टाइम इन द सेंस कि बफर फिल भी हो जाता है, प्लस ओवरफ्लो भी होने लगता है। कुछ प्रोसेस क्या होते हैं, ओवरफ्लो होने लगते हैं, जो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो जो भी अटैकर होता है, जो भी अटैकर होता है, हैकर होता है, वो क्या करता है, ये काम करता है कि जब भी ओवरफ्लो होना शुरू होता है, जो भी डेटाज आपके ओवरफ्लो होते हैं, उन डेटा पे वो अटैक करता है। अटैक करने के बाद वो ये दिखाता है कि जब वो डेटा आपके उस बफर में जाएंगे, तो वो एज अ जो रिक्वेस्ट पहले आई थी वही रिक्वेस्ट है, कोई रिक्वेस्ट रिप्लेस नहीं हुई है। अटैक करना आसान इसलिए उनके पे होता है क्योंकि बफर के अंदर सिक्योरिटीज होती है, स्टैक्स होते हैं, फीफो लगाए जाते हैं, बट स्टैक के बाहर, बफर के बाहर हम कोई सिक्योरिटी यूज नहीं करते हैं। इसीलिए अटैकर कोशिश करता है जितने ओवरफ्लो डेटा हो उसी पे वो अटैक करे, जिसके थ्रू डेटा एक्सेस कर सकता है, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और मेन सर्वर में एंट्री भी कर सकता है। इसलिए बफर फ्लो अटैकर अक्सर हैकर अटैकर ही यूज करते हैं। इसमें अब क्या होता है, एक तरह का स्टोरेज, अब उसमें स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे डेटा हम स्टोर करते हैं, ठीक है ना। स्टोर करने के साथ हम क्या करते हैं, ये भी काम करते हैं, साथ साथ स्टोर भी करते हैं डेटा को, साथ साथ उसका मेजरमेंट भी करते हैं। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो भी आपका बफर है, जो भी आपका बफर फिल किया गया डेटा से, उस बफर में कुछ मैलिशियस यूजर होते हैं। मैलिशियस मतलब क्या होता है, मैलिशियस यूजर मतलब होता है कि ऐसे यूजर जो अनवांटेड यूजर होते हैं या अनऑथराइज्ड यूजर होते हैं, जो उस बफर के ओवरफ्लो को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। मैलिशियस मतलब अनऑथराइज्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड पीपल जो उसको एक्सेस करते हैं, डेटा को जो यूज करते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, मैलिशियस। तो बहुत सारे मैलिशियस रिक्वेस्ट भी क्या होते हैं, उस बफर में होते हैं, जो कि ओवरफ्लो होते हैं। ओवरफ्लो होने के बाद उस मैलिशियस रिक्वेस्ट के थ्रू आप पूरे सर्वर को, पूरे नेटवर्क को हैक कर सकते हो, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको, आप सारे रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकते हो, आप साथ साथ आप जो जैसा चाहो कमांड प्रॉम्प्ट लगा सकते हो आप, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं बफर फ्लो अटैक। नेक्स्ट आपको होता है इंटीजर फ्लो अटैक। इंटीजर फ्लो अटैक मतलब क्या होता है, जो भी आपका प्रोग्राम्स होता है, प्रोग्राम जब हम प्रोग्राम बनाते हैं किस फॉर्म में होता है आपको पता है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक इंटीजर से मिलकर बहुत सारी चीज़ों से होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी अटैकर होता है बफर को क्या करता है, एलोकेट करता है। एलोकेट करने के बाद एक स्मॉल होल्डर टाइप का होता है, जिसमें वो डेटा को होल्ड करता है कॉपी फॉर्म में, और बाद में उस डेटा को क्या करता है, वो यूज़ करता है एज अटैकर या हैक करने के। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई भी एक बफर है, कोई बफर आपको ओरिजिनल बफर है जहाँ पे डेटा आ रही हैं और यहाँ से डेटा जा रही है, डेटा आउटगोइंग पैकेट बोल सकते हो आप, ठीक है, डेटा आउटगोइंग और डेटा इनकमिंग या रिक्वेस्ट इनकमिंग बोल सकते हो आप, या डेटा बोल सकते हो, ठीक है। तो जो भी डेटा इसमें आती है, इसमें क्या होती है, डेटा इसमें कंटेनर में रहती है, स्टोर होती है। उसके बाद क्या होता है,
क्या बताई थी, इंटीजर बताई थी। इंटीजर मतलब क्या, कि जो भी आपका बफर होता है, ठीक है ना, बफर मतलब क्या, एक कंटेनर स्टोरेज होता है जो टेम्परेरी बोलते हैं। सो टेम्परेरी मतलब क्या, इसमें डेटा फिक्स नहीं होते हैं, आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। मतलब बोल सकते हैं क्या, आउट गोइंग पैकेट, क्या बोल सकते हैं, आउट गोइंग पैकेट या डेटा बोल सकते हो आप, या और रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो, और रिक्वेस्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका इनकमिंग, इनकमिंग इनकमिंग पैकेट्स बोल सकते हो आप, और रिक्वेस्ट बोल सकते हो आप, ठीक है ना। क्या होता है, बफर में आते हैं, बफर क्या होता है पूरा फिल होता है, और देन क्या होता है ये आपका फिर रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। डेटा प्रोसेस में आते हैं, प्रोसेस P1 P2 डॉट डॉट Pn तक प्रोसेस में आते हैं। देन क्या होता है ये एग्जीक्यूट होते हैं, एग्जीक्यूट होने के बाद चले जाते हैं क्यू में। फिर उसका क्या होता है, बफर आता है, डेटा आता है, रिक्वेस्ट आता है, फिर एग्जीक्यूट, रिक्वेस्ट आता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। ओवरफ्लो मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस क्या होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, इसको ओवरफ्लो बोलते हैं। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि जब हम डेटा को स्टोर टेम्परेरी स्टोर करते हैं किसी बफर में, और देन आउटगोइंग पैकेट पे जाते हैं, एग्जीक्यूट करने जाते हैं, तो बेसिकली इंटीजर क्या करता है, एक स्मॉल बफर एलोकेट कर देता है। मतलब क्या, जो भी आपके बफर हैं एक स्मॉल एलोकेशन कर देता है, एलोकेट कर देता है, उसको क्या करता है, एलोकेट कर देता है, एलोकेट कर देता है एक पॉइंट में। इस एलोकेट में इंटीजर फॉर्म में डेटा होते हैं आपके, उन डेटा को वन बाय वन क्या करता है, ये एग्जीक्यूट कराता है, ताकि जो भी अटैकर हो उन्हें एक टाइम मिल जाए, टाइम सीक्वेंस मिल जाए, तो कि टाइम सीक्वेंस मिल जाए, जिसके थ्रू क्या करते हैं वो टाइम सीक्वेंस मिलने के बाद उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, अ कॉमन फ्रॉम दिस अटैक is to be cause a buffer to be allocated, buffer allocated हो गया, that is too small to hold data copy into the data as the analyzing to buffer overflow attack। मतलब क्या allocate करना, मतलब क्या, जब वहाँ overflow शुरू हुआ तो क्या allocate कर दिया दूसरे डेटा में इंटीजर फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो डेटाज आए हैं वो सारे इंटीजर फॉर्म में है, फ्लो फॉर्म में। कोई भी अटैकर क्या करेगा, इस पर अटैक करके डेटा को फिर से एलोकेट करेगा, एलोकेट करने के बाद डेटा को एग्जीक्यूट वो करा देगा। जैसे वो डेटा एग्जीक्यूट उस सर्वर पे नेटवर्क पे होगा, वो पर्टिकुलर सिस्टम क्या कर लेगा, हाईजैक कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉर्मेट ये आपको हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कल से पढ़ाऊंगे आपको। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है, बस आज यहीं तक है, कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।